1947 के अंदर में $1 की वैल्यू लगभग 3 से लेकर 4 रुपए हुआ करती थी। 2026 के अंदर में $1 की वैल्यू 96 रुपए को भी क्रॉस कर चुकी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि केवल यहाँ पे करेंसी नीचे गिर रही है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे देश की इकोनॉमी नीचे गिर रही है, आपकी सेविंग्स नीचे गिर रही है, आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो नीचे गिर रहा है, एंड जो म्यूचुअल फंड में मिलने वाला रिटर्न है फ्यूचर के अंदर में वो नीचे गिर रहा है। लेकिन सवाल निकल के आ रहा है कि ये रुपया नीचे गिर क्यों रहा है? क्या तेल की वजह से नीचे गिर रहा है? क्या गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से नीचे गिर रहा है? क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स की वजह से नीचे गिर रहा है? या कुछ और बड़ा रीजन है जिसके वजह से हमारा रुपया पिछले 78 साल से रोज नीचे गिर रहा है? अब इसको समझने के लिए हमें रुपये के जर्नी को समझना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 1947 का टाइम है जब भारत आजाद हुआ था, बिल्कुल भारत नया था। उस टाइम पे इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक थी। उस वक्त $1 की वैल्यू लगभग 3 से 4 रुपए के बीच में हुआ करती थी। फिर उसके बाद कुछ वॉर्स होते हैं। 1962 के अंदर में चाइना वॉर होता है, 1965 के अंदर में पाकिस्तान वॉर होता है, एंड 1971 के अंदर में दोबारा पाकिस्तान से वॉर होता है और बांग्लादेश अलग होता है। अब इसके बाद गवर्नमेंट के पास ना डॉलर की बहुत ज्यादा कमी होने लगी। भारत लगभग बैंकरप्ट होने वाला था और कंट्री के पास केवल कुछ ही दिन का फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ था। गोल्ड यानी सोने को गिरवी तक रखना पड़ गया था। उसके बाद लगातार रुपये डिप्रिसिएट होता है, हर साल डिप्रिसिएट होता है। आपको मैं एक बार एक चार्ट के ऊपर पूरे रुपये की जर्नी दिखाता हूं। जब भारत आजाद हुआ था 1947 के अंदर में, तब $1 की वैल्यू लगभग 3 रुपए के आसपास थी। उसके बाद देखिए बहुत तेजी के साथ डिप्रिसिएशन नहीं हुआ है, 3 से 4 रुपए बढ़ा है, और 4 रुपए देखिए कब तक रहा है, 4 रुपए रहा है 1965 तक, जब तक लड़ाई नहीं हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, तब तक 4 रुपए के आसपास था। दोबारा 7 रुपए पे आ गया और 7 रुपए 1973 तक 7 रुपए था $1 की वैल्यू। लेकिन यहां पे देखिए कुछ खास गिरावट देखने को नहीं मिला है 1990 तक। 1990 तक केवल 17 रुपए था $1 की वैल्यू। लेकिन 1991 के अंदर में भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व लगभग खत्म हो गया था, गोल्ड को गिरवी रखना पड़ गया था। उसके बाद रुपये को ना मार्केट के अकॉर्डिंग चलने दिया गया, और जब मार्केट के अकॉर्डिंग चलने दिया गया तो रुपये बहुत तेज डिप्रिसिएट हुआ है। 1991 में ये लगभग 22 रुपए के आसपास था $1 की वैल्यू। उसके बाद देखिए लगभग 2000 के आसपास लगभग 44 पे पहुंच चुका है। 2010 के अंदर में 45 पे पहुंच चुका है, जो कि गिरावट कम हुआ है। 2000 से लेके 2010 के बीच में रुपये बहुत कम नीचे गिरा हुआ है। लेकिन उसके बाद देखिए आप 2010 के बाद 2015 में लगभग 62 पे आ गया, 2010 में 45 पे था, 2015 के अंदर में 62 पे आ गया, 2020 के अंदर में ये 76 पे आ गया, एंड 2025 के अंदर में ये लगभग 88 पे आ गया, एंड आज के टाइम में ये 96 रुपए को भी क्रॉस कर चुका है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि क्या रुपये का नीचे गिरना बहुत ज्यादा बेकार होता है? मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं, रुपये का नीचे गिरना बेकार नहीं होता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री के अंदर स्लो डिप्रिसिएशन बहुत ज्यादा कॉमन होता है। पिछले 20 साल के अंदर में रुपये लगभग अपने आधे वैल्यू को गंवा चुका है। उसके बाद भी कुछ मेजर कोलैप्स आपको देखने को नहीं मिला है भारत के अंदर में। भारत की इकोनॉमी पिछले 5 साल के अंदर में बहुत तेजी के साथ ग्रो किया है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बाहर से पैसा इन्वेस्ट किया है भारत के अंदर में। लेकिन मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है, स्लो डिप्रिसिएशन। मतलब कि अगर रुपये धीरे धीरे नीचे गिर रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रुपये बहुत तेजी के साथ नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए, कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाए, तो ये सिरदर्द बन जाता है भारत के इकोनॉमी के लिए। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि भारत में रुपया इतना तेज नीचे क्यों गिरता है? तो इसके पीछे का पहला रीजन है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है ना वो अमेरिका के मुकाबले बहुत ज्यादा है। मतलब मान के चलते हैं अगर आपके पास 100 रुपए और आपके किसी अमेरिकन दोस्त के पास $1 है, तो आपका 100 रुपए बहुत तेजी के साथ डिप्रिसिएट होगा, उसकी वैल्यू बहुत तेजी के साथ नीचे गिरेगी उस अमेरिकन दोस्त के $1 के मुकाबले, क्योंकि भारत जो है ना वो अमेरिका के मुकाबले ज्यादा तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। जीडीपी इसका बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, लगभग 6-7% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। तो भारत के अंदर इन्फ्लेशन भी बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है अमेरिका के मुकाबले, इसीलिए रुपये हमेशा आपको नीचे गिरता हुआ दिखेगा और ये फ्यूचर में भी दिखने वाला है। दूसरा रीजन है हम एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे होते हैं। भारत जो है ना वो हर चीज के लिए डिपेंडेंट है, हर चीज के लिए वो इंपोर्ट कर रहा होता है। वो भले क्रूड ऑयल हो, वो एडिबल ऑयल हो, वो गोल्ड और सिल्वर हो, वो मशीनरी हो, हर चीज के लिए हम दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप भारत का ट्रेड डेफिसिट सुनेंगे ना और चाइना का ट्रेड सरप्लस सुनेंगे तो आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। ट्रेड डेफिसिट का मतलब हुआ कि इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट के मुकाबले, ट्रेड सरप्लस का मतलब हुआ कि एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट के मुकाबले। भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग $28.3 बिलियन का है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा देखने को मिला है। जो इंपोर्ट है पिछले साल केवल 65 बिलियन का था, अभी के टाइम में $71 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है वो $213 बिलियन का है और इसके एक्सपोर्ट के अंदर 21% का ग्रोथ देखने को मिला है 2025 के मुकाबले, एंड इसका जो इंपोर्ट है उसमें लगभग 19% का राइज देखने को मिला है 2025 के मुकाबले। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कितना ज्यादा पीछे, क्यों भारत की रुपये इतना ज्यादा नीचे गिरती जा रही है। कहां भारत $28 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट पे है, वहीं चाइना $200 बिलियन से भी ज्यादा ट्रेड
ट्रेड सरप्लस में बैठा हुआ है और केवल $200 बिलियन का ट्रेड सरप्लस नहीं है, ये 21% से ग्रो भी हुआ है पिछले साल के मुकाबले। ये दो मेजर रीजन है जिसके वजह से हमारा जो रुपी है ना वो लंबे टाइम से नीचे गिरता चला जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि पिछले 2 साल के अंदर में हमारा रुपी इतना तेजी के साथ नीचे क्यों गिरना स्टार्ट हो गया है, कोलैप्स क्यों करना स्टार्ट कर दिया है। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है एफआईआई की सेलिंग। यही सबसे बड़ा रीजन जिसके वजह से रुपी पिछले 2 साल के अंदर में बहुत तेजी के साथ नीचे गिरा है। देखिए, भारत के जो बाहर के इन्वेस्टर होते हैं यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो देश के अंदर डॉलर लेके आते हैं। जब वो भारत के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो डॉलर से रुपी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इंडियन मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जब एफआईआई यहां से सेलिंग कर रहे होते हैं ना, बाहर के इन्वेस्टर जब पैसा बेच रहे होते हैं, तो यहां पे रुपी को दोबारा वो डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं और डॉलर को देश के बाहर लेके जाते हैं। और जब डॉलर देश के बाहर जाता है ना, तो रुपी यहां पे कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है, फॉरेक्स रिजर्व खाली होने लगता है। और फॉरेक्स रिजर्व अगर खाली होगा तो रुपी और ज्यादा डिप्रिशिएट करेगा और बहुत तेजी के साथ डिप्रिशिएट करेगा, जो कि पिछले 2 साल के अंदर में आपको साफ साफ देखने को मिला है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 2025 के अंदर में लगभग $17 बिलियन से भी ज्यादा का सेलिंग कर चुके थे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, 2026 के अंदर में केवल 5 महीना बीता हुआ है और ऑलरेडी लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास वो सेलिंग कर चुके हैं। इसका मतलब सिंपल है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहां पे वो चीज नहीं दिख रही है जिसके लिए वो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आए हुए थे। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, कंपनी की अर्निंग नहीं हो पा रही है। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको भारत के मुकाबले बहुत सारे ऐसे देश हैं जो सस्ते दिख रहे हैं आज के टाइम में, जैसे चाइना हो गया। चाइना के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स खूब ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चाइना आज के टाइम में ट्रेड सरप्लस में, और बहुत ज्यादा ट्रेड सरप्लस में, मतलब वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, तो वहां पे इनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है भारत के मार्केट के मुकाबले। दूसरा रीजन है क्रूड ऑयल। अब देखिए, भारत एक ऐसा देश है ना जो लगभग 80% से भी ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, और अकेले लगभग 30 से लेकर 40% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास से गुजरता है। अब इसके वजह से जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया था तो क्रूड ऑयल का प्राइस रॉकेट हो गया था। अब क्रूड ऑयल के प्राइस रॉकेट होने से भारत का भी बिल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसके वजह से देश का जो डॉलर है, जो फॉरेक्स रिजर्व के अंदर डॉलर पड़ा होता है, वो देश के बाहर जाना स्टार्ट हो गया था। डॉलर की डिमांड बढ़ गई थी भारत के अंदर में, और जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपया ऑटोमेटिक वीक होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपको अभी के टाइम में साफ साफ देखने को मिला है। पिछले 3 से लेकर 4 महीनों के अंदर में 5 से लेकर 6% तक की गिरावट देखने को मिली है इंडियन रुपी के अंदर में डॉलर के मुकाबले। अब जब डॉलर की बात कर रहे हैं तो तीसरा रीजन है, डॉलर बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है पिछले 2 साल के अंदर में। अब देखिए क्या है ना कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है, जब से टैरिफ वॉरिफ लगाना स्टार्ट हुआ है तब से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो जो बाहर का पैसा है, जो ग्लोबल मनी है, वो अमेरिका की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुका है। अमेरिकन मार्केट उनको ज्यादा बेटर लग रहा है बाकी मार्केट के मुकाबले। अगर उनको बॉन्ड्स के अंदर ही इतना रिटर्न मिल जाएगा तो वो इंडियन मार्केट के अंदर या इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर क्यों पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब ये भी रीजन है कि डॉलर इसके वजह से बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। एंड ऑयल के दाम बढ़ने से भी डॉलर बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है पिछले 3 से लेकर 4 महीनों के अंदर में, क्योंकि जो क्रूड ऑयल होता है ना वो डॉलर के अंदर ट्रेड होता है। अब जब डॉलर के अंदर ट्रेड होता है तो क्रूड ऑयल का प्राइस जब बढ़ता है तो डॉलर का भी प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से क्रूड ऑयल के प्राइस के अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिला है। कहां पे $126 पे ट्रेड कर रहा था, आज के टाइम में केवल $85 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जब से ट्रंप ने बोला है कि अब हम फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं, जो नेगोशिएशन है ईरान के बीच में, अब वो फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है, तब से क्रूड ऑयल के प्राइस पे भारी गिरावट देखने को मिला है, और इसके वजह से डॉलर के अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड चौथा रीजन है रुपये के बहुत तेज नीचे गिरने का, ट्रेड डेफिसिट। अब देखिए, भारत ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट में, आज के टाइम में लगभग $28 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में, उल्टा यहां पे ट्रंप ने टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया था। अब ट्रंप जब टैरिफ लगा रहे हैं, भारत जो एक्सपोर्ट कर रहा है, जो थोड़ा मोड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके ऊपर भी अगर टैरिफ लग जाए तो क्या होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है ना, बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, और यही हुआ है पिछले 2 साल के अंदर में। जब से ट्रंप आए हुए हैं तब से टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं। अब इसके वजह से और ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है भारत के एक्सपोर्ट के ऊपर। अब जब भारत के एक्सपोर्ट पे इंपैक्ट पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया के रुपी पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है, क्या आरबीआई इस रुपी के कोलैप्स को रोक पाएगी। अब देखिए, अभी के टाइम में आरबीआई पिछले 1-2 हफ्ते से लगातार मार्केट के अंदर डॉलर बेच रही है। रोज लगभग $800 मिलियन से लेके $2 बिलियन तक डॉलर बेचा जा रहा है। अब इसके वजह से जो रुपए की वैल्यू है, जो ₹96 को भी क्रॉस कर गई थी, उसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि आरबीआई ऐसा कर क्यों रही है। देखिए, जब मार्केट में ना डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो जो इंपोर्टर्स होते हैं ना वो डॉलर खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी डॉलर को बाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जो ऑयल की कंपनीज होती हैं ये भी डॉलर को बाई करना स्टार्ट कर देती हैं। अब इसके वजह से डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से डॉलर बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है एंड रुपी की वैल्यू नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे आरबीआई क्या करता है कि अपने फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर बेचना स्टार्ट कर देता है, मतलब मार्केट में डॉलर डंप करना स्टार्ट कर देगा। अब इसके वजह से मार्केट के अंदर डॉलर की सप्लाई बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जिसके वजह से डॉलर की शॉर्ट
वोल्टेज बहुत ज्यादा कम हो जाएगी एंड रूपी के अंदर आपको एक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म के लिए। अब इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि आरबीआई जो ये काम कर रही है, जो डॉलर को डंप कर रही है मार्केट के अंदर में, ये परमानेंट सॉल्यूशन है ही नहीं। आरबीआई बस शॉर्ट टर्म के लिए रूपी को नीचे गिरने से रोक सकती है, लेकिन इसको रिवर्स नहीं कर सकती है, रूपी के वैल्यू को बढ़ा नहीं सकती है। आगे चल के रूपी और ज्यादा नीचे गिरने वाला है, क्योंकि इसके मेजर रीजन तो कुछ और है। ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से नीचे गिर रहा है, एफआईआई के एग्जिट करने से नीचे गिर रहा है, वॉर की वजह से हमारा इंडियन रूपी और ज्यादा नीचे गिर रहा था। अभी के टाइम में दो तीन चीज तो बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुकी है, जैसे ऑयल के प्राइस नीचे गिर चुके हैं, वॉर अभी के टाइम में रुक चुका है, लेकिन एफआईआई का एग्जिट ये कैसे आप रोक सकते हैं? इसको रोकने के लिए कंपनीज की अर्निंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज के टाइम पे आप टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, इस टैक्स को कम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें होती हैं और एफआईआई दोबारा भारत के अंदर आते हैं, क्योंकि एफआईआई बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या बोल रहे होते हैं कि डीआई तो खूब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके वजह से मार्केट नीचे नहीं गिरता है, मार्केट क्रैश नहीं करता है, लेकिन इसके वजह से मार्केट ऊपर भी नहीं जाएगा। जब तक एफआईआई मार्केट के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे, डॉलर लेके देश के अंदर नहीं आएंगे, तब तक मार्केट यहां से रैली, अच्छी खासी आपको रैली देखने को नहीं मिलेगी। हां, डीआई मार्केट को बचा सकते हैं, लेकिन ऊपर लेके नहीं जा सकते हैं। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, आज 26 मई है और आज रूपी स्वैप ऑक्शन होने वाला है। अब देखिए रूपी स्वैप का सिंपल मतलब होता है कि जो बैंक्स होते हैं वो आरबीआई को डॉलर देते हैं, जो बैंक्स के पास डॉलर पड़ा होता है वो आरबीआई को देते हैं और आरबीआई बैंक्स को रुपया दे रहा होता है, और इसका टेन्योर जो होता है वो 3 साल का होता है या 5 साल का होता है। और जो आज रूपी स्वैप ऑक्शन होने वाला है, इसका टेन्योर 3 साल का होने वाला है एंड ये $5 बिलियन का रूपी स्वैप ऑक्शन होगा। अब इसके पीछे का पहला रीजन है बैंकिंग सिस्टम के अंदर कैश को डालना। अब देखिए जब आरबीआई ना मार्केट के अंदर डॉलर को डंप कर रही होती है, जो कि पिछले कुछ टाइम से कर रही है, अब इसके वजह से रूपी की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है मार्केट के अंदर, मतलब रूपी की कमी होना स्टार्ट हो जाता है। तो बैंकों के पास कैश की कमी हो जाए, इसीलिए जो आरबीआई होता है वो ये ऑक्शन रखती है, वो बैंकों को रुपया देना स्टार्ट करती है और बैंक से डॉलर लेना स्टार्ट करती है। दूसरा रीजन है फॉरेक्स रिजर्व को स्ट्रांग दिखाना। अब देखिए आरबीआई पिछले कुछ टाइम से क्या कर रही है, फॉरेक्स रिजर्व से ही डॉलर को निकाल के मार्केट में डंप कर रही है। अब इसके वजह से फॉरेक्स रिजर्व खाली हो रहा है। अब जब इस ऑक्शन के अंदर में बैंक्स आरबीआई को डॉलर पे करेंगे ना, तो फॉरेक्स रिजर्व मजबूत दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके वजह से जो मार्केट का कंडीशन है वो इंप्रूव होता हुआ आपको दिखेगा। अब ये कुछ स्टेप्स ले रही है आरबीआई रूपी को ज्यादा क्रैश होने से बचाने के लिए, लेकिन एक बात गांठ मान लीजिएगा, बहुत जल्द जो है ना $1 की वैल्यू ₹100 पहुंचने वाली है। इसको आरबीआई नहीं रोक सकती है। आरबीआई जो ये काम कर रहा है ना, जो ये डंप कर रहा है मार्केट के अंदर में डॉलर, ये कब तक करेगा? फॉरेक्स रिजर्व खाली तो नहीं करेगा ना आरबीआई, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कुछ टाइम तक चलने वाला है, केवल रूपी के इस भारी क्रैश को रोकने के लिए। ये जो भारी वोलेटिलिटी आई है रूपी के अंदर में, बहुत तेजी के साथ गिरावट आ रहा है, केवल इसको रोकने के लिए आरबीआई ये काम कर रही है। आरबीआई रूपी को $100 पर डॉलर पे जाने से नहीं रोक सकती है और इससे बहुत ज्यादा भी जाने वाला है। ध्यान रखना है, भारत के अंदर में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम काम नहीं करता है, यहाँ पे मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम काम करता है। मतलब यहाँ पे मार्केट डिसाइड करता है कि रुपया का रेट क्या होने वाला है। यहाँ पे आरबीआई कुछ नहीं कर सकती है, बस वोलेटिलिटी को आरबीआई कंट्रोल कर सकती है। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ही चीज बोल के जाऊंगा कि रुपए का नीचे गिरना ये एक हेडलाइन नहीं है, ये इंडियन इकोनॉमी रियलिटी का एक मिरर है। मतलब ये दिखा रहा होता है कि भारत की इकोनॉमी कैसी चल रही है। अगर भारत की इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है तो रुपया बहुत तेजी के साथ नीचे गिरता है। लेकिन ध्यान रखना है, हर करेंसी डिप्रिसिएशन गलत नहीं होता है, ये डेवलपिंग कंट्री के लिए थोड़ा बेटर भी माना जाता है। अब चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चाइना अपने करेंसी को जानबूझ के डिप्रिसिएट करता है। वो $1 के बराबर लेके जा सकता है, लेकिन वो जानबूझ के लेके नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उसको एक्सपोर्ट करना है। और एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे सस्ते दाम में हर देश चाहते हैं कि मैं एक्सपोर्ट करूं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे देश हैं जो अपनी करेंसी को नीचे रखना चाहते हैं, लेकिन अगर बहुत तेजी के साथ करेंसी नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए ना, तो यहाँ पे देश का कुछ नहीं हाथ होता है। यहाँ पे सीधी सी बात है कि इकोनॉमी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है, एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। और भारत अभी के टाइम में ट्रेड डेफिसिट इसीलिए है क्योंकि ये इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है और ये पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा भी बढ़ चुका है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर, कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं रूपी के बारे में, रूपी इतने तेजी के साथ क्यों नीचे गिर रहा है? कमेंट में टाइप करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के अंदर कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी नई चीज जानने को मिली, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाले टाइम में और ज्यादा आने वाले हैं। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इन वीडियोज को आप मिस करने वाले हैं। ध्यान रखना है, अभी क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो चुका है, वॉर रुक चुका है, तो अभी रूपी के अंदर थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है, स्टॉक मार्केट में रैली देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबे टाइम में रूपी डेप्रिसिएट ही होने वाला है। इसको कोई नहीं रोक सकता है जब तक कि हम एक्सपोर्ट को ना बढ़ा दें इंपोर्ट के मुकाबले। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।